हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस एमसीक्यू सीरीज में आज हम शुरू करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का जीके पार्ट, जो कि मध्य प्रदेश के उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जितने भी विद्यार्थी एमपीपीएससी, एमपीएसआई, मध्य प्रदेश कांस्टेबल और आने वाला एग्जाम पटवारी और जेल प्रहरी, इन सभी एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को और इस सीरीज को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें वो सारे ढेर सारे क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा इस सीरीज में, जो कि मध्य प्रदेश के स्टैटिक जीके से जुड़े हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इसमें लेके आया हूँ। मोर देन 10,000 क्वेश्चंस की ये सीरीज होगी, जो कि लगातार मैं इस सीरीज को लेके आऊंगा और मध्य प्रदेश के मैक्सिमम पार्ट्स के स्टैटिक जीके में इसमें कवर करने वाला हूं। तो सारे वीडियोस, ठीक है ना, एक के बाद में एक ये वीडियो में आपके सामने लेके आऊंगा। अभी ये पहली वीडियो है, इसके बाद में दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरीके से लगातार ये वीडियो चलती रहेंगी। हर वीडियो में मैं 25 क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ और 25 क्वेश्चंस के साथ में ये लगातार वीडियो सीरीज चलती रहेगी जब तक कि ये क्वेश्चंस खत्म नहीं हो जाते मध्य प्रदेश के। मेरे पास में पूरा का पूरा बहुत बड़ा डेटा बैंक है, जो कि मैं आपके सामने पूरा लेके आने वाला हूँ। और वो सारे विद्यार्थी जो कि एमपीपीएससी और इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही ज्यादा लाभकारी होने वाला, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को आखिरी तक देखें और वीडियो अगर पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन सभी से मैं कहना चाहूंगा कि फटाफट मेरा स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि जितने भी मैं वीडियोस बनाऊंगा उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलेंगे और सारे वीडियोस तुरंत आप देख पाएंगे। तो फटाफट आप मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी मध्य प्रदेश कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ गया है, एमपीपीएससी का भी नोटिफिकेशन आ गया है 2020 का। तो आप सभी स्टूडेंट्स लगातार मेरी इस सीरीज के साथ में जुड़े रहें और लगातार इस सीरीज से आप सारा मध्य प्रदेश का स्टैटिक जीके कवर कर सकता है, हो सकता है, ठीक है ना, पूरा का पूरा कवर हो जाएगा आपका यहाँ पर, क्योंकि मोर देन 10,000 क्वेश्चंस मींस मध्य प्रदेश स्टैटिक जीके का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं छूट पाएगा जो कि स्टैटिक जीके में कवर नहीं होता हो। तो शुरू हो जाइए इसको लगातार देखने के लिए, एक के बाद में एक लगातार ये वीडियोस आपके पास में आने वाले हैं। ये एमसीक्यू सीरीज का पहला पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं इस पहले पार्ट को। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है? देखिए बहुत ही प्यारे क्वेश्चन आने वाले हैं। आप सारे क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो मैक्सिमम पॉइंट्स आपके कवर होने वाले हैं मध्य प्रदेश के स्टैटिक जीके में। देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके क्या है? भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, या फिर बा मध्य प्रदेश देश का 9.38% भाग अपने पास रखता है, या फिर सा प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी बनाती है, या फिर दा मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है। तो इसमें से अपन को बताना है कि कौन सा कथन इसके संदर्भ में सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा, अगर आप इसमें से बताना चाहेंगे तो देखिए इसमें से जो सही उत्तर है, अगर कथन सही नहीं है तो वो ये सा वाला, ठीक है ना, सा वाला कथन इसमें बिल्कुल सही नहीं बनता, क्योंकि प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी नहीं बनाती है, ठीक है ना। चंबल नदी जो है वो उत्तर की ओर जाती है और कहां से निकलती है? ये इंदौर, इंदौर जिले से ये निकलती है, जो कि इंदौर में महू से है। ये आपको ध्यान रखना है। महू जो तहसील है वहां पे जो जाना पावा की पहाड़ी है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। वहां से इसका उद्गम है और ये उत्तर की ओर जाती है, उत्तर की दिशा की ओर जाती है, तो ये दक्षिण की दिशा तो बनाएगी ही नहीं। बाकी के सारे जितने भी ऑप्शंस हैं वो सब ट्रू हैं, इनको भी आपको ऐसे ही याद रखना है मेरे दोस्तों, ठीक है। भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है, ये ध्यान रखना। साथ ही साथ मध्य प्रदेश देश का 9.38% भाग अपने पास रखता है, यानी कि अगर पूरे भारत को देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में, ठीक है ना, जो 9.38% है वो एरिया मध्य प्रदेश के पास में है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों को स्पर्श करती है, ये भी बिल्कुल सही है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए मैं बताता हूं आपको। अगर अपन पश्चिम में ले लें तो राजस्थान लगता है और गुजरात लगता है, फिर
उत्तर चलें तो उत्तर प्रदेश आ जाता है, फिर नीचे आए तो छत्तीसगढ़ आ जाता है, ठीक है ना, सीजी लिख लेते हैं इसको, उसके बाद में महाराष्ट्र आ जाता है। तो इस तरीके से कितने राज्य हुए यहाँ पर, ये टोटल हो गए 5 राज्य। तो इस तरीके से ये भी जो कथन है बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया आपको? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है? अगर देखा जाए तो पूर्व का जो क्षेत्र है और उसके बाद में अगर पश्चिमी क्षेत्र को देखा जाए तो पश्चिमी क्षेत्र में इन दोनों के बीच में कितने मिनट का अंतर है, ये पूछा गया है। आ 24 मिनट, बा 28 मिनट, सा 32 मिनट या फिर दा 34 मिनट। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डा, ठीक है ना। दा जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, यानी कि 34 मिनट का अंतर है पूर्वी मध्य प्रदेश से लेके पश्चिमी मध्य प्रदेश। अगर यहाँ देखा जाए और यहाँ देखा जाए तो पूर्वी, सबसे पूर्वी जिला है वो है सिंगरौली, ठीक है ना मेरे दोस्तों, ये याद रखना है आपको। सिंगरौली जो है सबसे पूर्वी जिला है और सबसे पश्चिमी जिला अगर देखा जाए मध्य प्रदेश का तो वो है अलीराजपुर, ठीक है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर समय का अंतर देखा जाए तो टोटल 34 मिनट। अगर यहाँ पे सूर्य उदय, ठीक है ना, अगर सूर्य उदय देखा जाए तो यहाँ पे अगर 7 बजे होगा तो यहाँ पर वो 7:34 पर होगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। इसको आपको याद रखना है, 7 बजे, यानी कि टोटल जो अंतर है वो कितने मिनट का अंतर हुआ, यहाँ पर 34 मिनट का अंतर हुआ। और सिंगरौली से ही मानक समय की रेखा 82 सही 1/2, ये जो देशांतर जो रेखा है ये यहाँ से गुजरती है, ये आपको याद रखना है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, 34 मिनट, ठीक है ना, इसको आपको याद रखना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं? ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है और सारे क्वेश्चन आपके इसमें कवर होने वाले हैं। तो बताइए, ऑप्शन पुराना संघ, आर्य समूह, द्रविड़ समूह या फिर धारवाड़ का समूह। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही है मेरे दोस्तों? तो इसमें से जो सही उत्तर है, अगर मध्य प्रदेश के समूह में देखा जाए तो इसका जो सही उत्तर है वो है द्रविड़ समूह, ठीक है ना। इसके साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं, इसको आपको ऐसे ही याद करना है। जो संघ और समूह के साक्ष्य में मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं तो वो है द्रविड़ समूह। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया मेरे दोस्तों, ये चौथा क्वेश्चन है इस सीरीज का। अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं ये, आपको ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही याद करने हैं। यकीन मानिए, इनमें से कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो ये बताइए, अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है? आ बघेलखंड का पठार, बा नर्मदा सोन घाटी का पठार, या फिर मालवा का पठार, या फिर बुंदेलखंड का पठार। तो मेरे दोस्तों, इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसमें से आंसर जो सही है वो है मालवा का पठार, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये मालवा के पठार के जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, ठीक है ना, इसका जो उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर ये अरावली की शाखा की जो श्रृंखला है ये फैली हुई है। और पूरी की पूरी अगर पृथ्वी पे देखा जाए तो पूरी पृथ्वी पर सबसे पुरानी अगर श्रृंखला कोई है तो वो है अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना। और इस अरावली पर्वत श्रृंखला की मध्य प्रदेश में अगर कोई सबसे ऊंची चोटी अगर देखी जाए, मध्य प्रदेश में नहीं, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी अगर कोई है तो वो है गुरु शिखर, ठीक है ना। ये कहाँ पर है गुरु शिखर? ये राजस्थान में है, इसको आपको याद रखना है, राजस्थान में है। और ये कहाँ, इसको कहाँ पे, ये माउंट आबू, ठीक है ना, जो माउंट आबू है, माउंट आबू ये गुरु शिखर पे ही है, ध्यान रखिएगा। सबसे ऊंची जो चोटी है अगर अरावली पर्वत की तो वो है गुरु शिखर, इसको आपको ऐसे ही याद रखना है मेरे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है? मालवा के पठार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ये फैली
हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगर मेरा ये जो सीरीज है आपको अगर पसंद आ रही है तो आप इसमें लाइक जरूर करें इसको, और साथ ही साथ में आप इस पूरे की पूरी वीडियो को शेयर करें अपने सभी ग्रुप्स में, जिससे कि अन्य विद्यार्थी जो कि कांस्टेबल, एमपीपीएससी, एमपीएसआई इनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा ये अच्छी साबित होने वाली है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है उन सभी के लिए। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके पास में। आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में किस रूप में पाई जाती है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। तो आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में किस रूप में पाई जाती है, ये पूछा गया है। ये पहला क्वेश्चन ऑप्शन है आपके सामने, गोंडवाना सेल के रूप में, या फिर बाघ सीरीज या लमेटा सीरीज के रूप में, सौंसर या सिकोली सीरीज के रूप में, या फिर पोर्सलेनाइट या हॉर्नस्टोन के रूप में। तो मेरे दोस्तों इसमें से क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बिल्कुल सही उत्तर है। ये आपको याद रखना है। आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में गोंडवाना सेल के रूप में पाई जाती हैं, ठीक है ना। गोंडवाना सेल समूह के रूप में पाई जाती है मध्य प्रदेश में। अगर ये चट्टानें हैं तो वो गोंडवाना सेल समूह के रूप में पाई जाती है। अच्छा, ये गोंडवाना सेल समूह की जो चट्टानें आर्य समूह के रूप में पाई जाती हैं, ये किस प्रकार की होती हैं? ये जो चट्टानें हैं ये जलज प्रकार की होती हैं। ये आपको याद रखना, जलज प्रकार की, यानी कि यहाँ पर ये गोंडवाना सेल समूह जो तैयार हुआ है ये जलीय क्षेत्रों में जो कि अवसाद और निक्षेपण हुआ है, ठीक है ना। यानी कि जो ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या था, यहाँ पर पूरा का पूरा जल क्षेत्र था, यानी कि यहाँ पे 33 सागर था यहाँ पर, और 33 सागर की जो भू संयति हुई है, यानी कि यहाँ पर जो दक्षिणी प्रायद्वीप है, दक्षिणी जो प्रायद्वीप है ये यहाँ पर टकराया है, और टकराने के बाद में ये 33 बहु संयति हुई है, तब जाके यहाँ पर ये भारत का निर्माण हुआ है। और उसके कारण यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्षेत्र जल में जल विहीन, मतलब कि जलमग्न था ये। उसके बाद में यहाँ पर अवसाद और निक्षेपण होने के कारण ये जो गोंडवाना सेल समूह है इसका निर्माण हुआ है, ठीक है ना। इसको आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है मेरे मित्रों वो क्या है? गोंडवाना सेल समूह के रूप में, ठीक है ना, आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन आ गया मेरे दोस्तों, वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है। क्या है वर्तमान जो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति? ऑप्शन है आपके सामने, 21 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 अक्षांश, या फिर 74 डिग्री 9 अंश पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर, या फिर सा उपरोक्त आ और बा दोनों, या फिर दा केवल आ सही है। तो मेरे दोस्तों इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सा, ठीक है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों की दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको आपको ऐसे ही याद करना है मेरे मित्रों। 21 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश से लेके 26 डिग्री 30 अंश उत्तरी अक्षांश तक ये है, और उसके बाद में अगर ये पूर्वी देशांतर, देखो उत्तरी अक्षांश और देशांतर, पूर्वी देशांतर क्या है? 74 डिग्री 9 अंश पूर्वी देशांतर से लेके 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर तक, ठीक है ना। इसको अगर मानचित्र में समझा जाए तो कुछ इस तरीके से अपन अगर इसको क्रिएट करें तो ये क्लियर होगा। इसमें क्या उत्तरी अक्षांश कितना है? 21 डिग्री 6 अंश, यानी कि यहां पर अपन 21 डिग्री 6 अंश लिख लें, और यहां पर लिख लें कितना? 26 डिग्री 30 अंश, ठीक है। और ऊपर चला जाए यहाँ पर, ठीक है ना, पूर्वी देशांतर जो देखा जाए तो पूर्वी देशांतर में देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ से देखा जाए तो 74 डिग्री 9 अंश ले लें, और ये लिख लें 82 डिग्री 48 अंश, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है ये कौन कौन से कहलाएंगे? ये जो क्षेत्र है 21 डिग्री 6 अंश ये कहलाएगा मुरैना, ठीक है ना। इसको आपको ऐसे ही याद करना है। ये जो क्षेत्र है ये मुरैना है, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, और सबसे दक्षिणी जिला जो कहलाएगा ये कहलाएगा बुरहानपुर। बुरहानपुर मेरे मित्रों, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसको अलग कलर से मैं यहाँ पर
डिस्क्राइब करता हूँ, ये मुरैना हो गया और ये बुरहानपुर हो गया। और सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी जिला मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, सिंगरौली। ठीक है, ये जो है सिंगरौली, सिंगरौली ये सबसे पूर्वी जिला 82 डिग्री 48 अंश, और सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर। ठीक है, ये 74 डिग्री 9 अंश। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे आपको मैंने क्लियर कर दिए, ये इसके एंगल बनते हैं। तो वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति में अगर किसी ने कभी कोई क्वेश्चन बनता है तो आपको ऐसे ही बताना है, 21.6 डिग्री पर मुरैना है और 42 डिग्री 48 अंश पर सिंगरौली है और 74 डिग्री 9 अंश पर अलीराजपुर है और 26 डिग्री 30 अंश पर, ठीक है ना, बुरहानपुर है। यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जो जिला है वो बुरहानपुर है, उत्तर का जिला मुरैना है, पूर्वी जिला सिंगरौली है और पश्चिमी जिला अलीराजपुर है। तो मेरे मित्रों, इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया, यानी कि इसका उत्तर कौन सा सही होगा, सा वाला, आ और बा। अब आ गया है अगला क्वेश्चन, 7वां, राज्य के विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सही है। बहुत ही डिटेल में मैंने एमसीक्यू सीरीज बनाई है आपके लिए। इसको आप अगर इस तरीके से पूरे क्वेश्चंस अगर आप कवर कर लेते हैं मेरे सारे वीडियोस के, तो यकीन मानिए आपका कोई भी क्वेश्चन अछूता नहीं रहेगा एमपी जीके पर। ठीक है, तो बताइए राज्य का विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सही है। आ, राज्य की पूर्व पश्चिम का विस्तार 870 किलोमीटर है, या फिर बा, राज्य के उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई जो है 580 किलोमीटर है, या फिर सा, उपरोक्त आ और बा दोनों सही हैं, या फिर उपरोक्त सभी कथन असत्य हैं। तो मेरे मित्रों, इसमें से कौन सा आंसर सही है अपना, इसमें से जो आंसर सही है वो आ बिल्कुल सही आंसर है। पूर्व से लेके पश्चिम तक का अगर इसका विस्तार देखा जाए तो ये 870 किलोमीटर है, ये पूर्व हो गया, ठीक है ना, ये पश्चिम हो गया। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, पूर्व में सिंगरौली, ठीक है ना, और पश्चिम में अलीराजपुर, ठीक है ना, इन दोनों की दूरी जो है ये 870 किलोमीटर है। इसी तरीके से अगर ये नाम नापा जाए जो कि उत्तर से लेके दक्षिण तक है दूरी, ये कहलाती है 605 किलोमीटर मेरे दोस्तों, और ये है मुरैना, ठीक है ना, ये मुरैना और ये है बुरहानपुर। ठीक है, तो यहां तक की दूरी है, उत्तर से दक्षिण तक की दूरी 605 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की दूरी 870 किलोमीटर है। तो ये इस क्वेश्चन का पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे मित्रों। अगला आ गया 8वां क्वेश्चन मेरे मित्रों, मध्य प्रदेश राज्य है, ये आपको बताना है कैसा राज्य है मध्य प्रदेश। आ, समुद्री सीमाओं से घिरा हुआ राज्य है, या फिर बा, पूर्ण भू अवशिष्ट राज्य है, या फिर अंतर्राज्यीय रेखाओं को छूने वाला राज्य है, या फिर उपरोक्त सभी। तो मेरे दोस्तों, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा आप मुझे बताएंगे। देखिए, इसमें से जो सही उत्तर है वो है दा, उपरोक्त सभी। देखिए, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। देखिए, मध्य प्रदेश यानी कि मध्य वाला प्रदेश, पूरे भारत की अगर सीमा देखी जाए तो भारत की सीमा में से अगर ये है तो बीचों बीच है ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश क्या है, पूरा का पूरा बीच में घिरा हुआ है, यानी कि ये समुद्री सीमाओं से घिरा हुआ राज्य है, यानी कि बाहर है पूरी की पूरी समुद्र की सीमा। इधर पे क्या है, ये अरब सागर है, ठीक है ना, ये हिंद महासागर है, हो गया हिंद महासागर, और ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, लेकिन ये दूसरे राज्यों से इसकी सीमा लगती है, ठीक है, और ये बिल्कुल राज्य से, यानी कि ये पूर्ण तरीके से भू अवशिष्ट राज्य, यानी कि चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है राज्य। ठीक है ना, इधर से गुजरात लगा हुआ है, इधर राजस्थान लगा हुआ है, ऊपर देखें तो ये उत्तर प्रदेश चिपक गया, और नीचे देखें यहाँ पे बिहार है, यहाँ पे झारखंड आ गया, इधर उड़ीसा आ गया, और नीचे ये महाराष्ट्र चिपक गया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कहाँ से, और इधर नीचे छत्तीसगढ़ भी है। तो इस तरीके से मान रखें ये पूरा पूरा भू अवशिष्ट क्षेत्रों से, यानी कि और अंतरराज्यीय रेखाओं को छूने वाला, अंतरराज्यीय रेखा यानी कि अन्य अन्य जो राज्य हैं उनकी रेखाओं को ये छूने वाला राज्य, यानी कि ये चारों के तीनों ऑप्शन इसके ट्रू है मेरे दोस्तों। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं,
अनअकैडमी के फ्री प्लान के बारे में। अब आप अनअकैडमी में फ्री में भी पढ़ाई कर सकते हैं। अनअकैडमी में आप एमपीपीएससी और व्यापम्स के सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन फ्री में भी कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको रेफरल कोड का यूज करना पड़ेगा। रेफरल कोड क्या है, हरदयाल कुशवाहा, ये आपको कैपिटल में यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से मोबाइल में आपको रेफरल कोड एंटर करना है और अनलॉक करना है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा ये मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, बेनिफिट ऑफ द फ्री प्लान, 500 से अधिक यहाँ पर फ्री लाइव क्लासेस आपको हर हफ्ते मिलने वाली है, जिसमें कि आपको पूरे के पूरे डाउट क्लियर होंगे, डाउट क्लियरिंग के सेशन चलेंगे और साथ में नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे जो कि अनअकैडमी में टॉप एजुकेटर्स जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, यहाँ पर 50 से अधिक टॉप एजुकेटर्स मध्य प्रदेश को पढ़ाने के लिए आपको मिलेंगे। ठीक है ना, डेली एंड वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट भी यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है और साथ ही साथ में वो सभी फ्री मॉक टेस्ट को यहाँ पर पेपर एनालिसिस भी किया जाएगा जो कि वहाँ पे जुड़े हुए टॉप एजुकेटर्स आपको करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर 4 डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाएगी फ्री में। वो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एमपीएसआई। देखिए 4 नहीं है, यहाँ पे 3 है। ठीक है ना, टोटल जो एग्जाम है अभी 3 एग्जाम है। एक एग्जाम और था यहाँ पर, वो था मध्य प्रदेश जेल प्रहरी। ठीक है ना, जेल प्रहरी का एग्जाम खत्म हो गया है अभी, तो जेल प्रहरी की भी आपको साइमल्टेनियसली तैयारी की जाती है क्योंकि पूरे के पूरे जो कंटेंट है वो मध्य प्रदेश की पूरे एग्जाम्स की, जो भी एग्जाम है मध्य प्रदेश के सारे एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पर आपको लाइव फ्री में मिलने वाली है, तीनों चारों की। ठीक है, और यहाँ पर फ्री लाइव क्विज 20,000 से अधिक यहाँ पर फ्री क्विज भी मिलने वाले हैं जिसमें कि सारे के सारे सब्जेक्ट कवर होने वाले हैं। और क्या मिलने वाला है, डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज जिसमें कि 20 क्वेश्चंस 20 मिनट में, मंडे टू सैटरडे 8 PM फॉलोड बाय द पेपर एनालिसिस सेशन, यानी कि 8 बजे से रोज आपको मंडे टू सैटरडे यहाँ पर T20 टेस्ट सीरीज मिलने वाली है जिसमें कि 20 क्वेश्चंस 20 मिनट में हल करने हैं और उसके बाद में इसका पेपर एनालिसिस भी आपको टॉप एजुकेटर दिलवाएंगे। टॉप एजुकेटर कौन कौन से हैं यहाँ पर अपने पास में, ये अपन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में अनअकैडमी से जुड़े हुए शुभम गुप्ता जी, पवन चौधरी, अभिषेक कुमार सिंह जी। ठीक है ना, ये सारे 6 से 8 साल तक का, इनको इससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है, यानी कि 8+ ईयर का एक्सपीरियंस रखते हैं सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर आपको फ्री में जो भी आपको यहाँ पर एजुकेशन मिलने वाली है वो किस लेवल की मिलने वाली है। यहाँ पर आपको जियोग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर शुभम गुप्ता जी देंगे आपको। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी इसकी क्लास पवन चौधरी जी लेने वाले हैं। अभिषेक कुमार सिंह जी ये पॉलिटी, करंट अफेयर्स और इकोनॉमी की क्लास आपको लेने वाले हैं। अन्य टॉप एजुकेटर्स हरि सिंह राजपूत जी, अमित शुक्ला जी, रूप सिंह जी। कंप्यूटर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री अमित शुक्ला जी देंगे आपको। ज्योग्राफी, हिंदी और एमपी हिस्ट्री और एमपी जीके, एमपी हिस्ट्री और जीके हरि सिंह राजपूती। इस तरीके से ये सारे टॉप एजुकेटर्स आपको लगातार आपको मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में हेल्प करने वाले हैं फ्री क्लास में। गरिमा सिंह जी, प्रमोदा राणा जी, राहुल कुरैशी जी, साहिल कुरैशी जी, तो ये सभी आपको अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड टीचर आपको मिलेंगे जो कि आपको वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे जो कि आपके एमपीपीएससी और व्यापम्स के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और सारी की सारी फ्री यानी कि फ्री क्लासेस में आपको वो सारे के सारा कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, डेली वॉच डेली फ्री लाइव क्लासेस, इंटरेक्ट विद द टॉप एजुकेटर्स, फ्री लाइव क्लास मिलने वाली है। उस लाइव क्लास में आप जो भी टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएगा उससे आप इंटरेक्ट करेंगे, यानी कि आपके मन में जो भी डाउट है, ठीक है ना, क्वेश्चंस किए जाएंगे, क्वेश्चंस के आंसर आप देंगे। इफ यू हैव सम डाउट रिलेटेड टू सम पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन आस्क डायरेक्टली, आप सीधे के सीधे उनसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं ना। फ्री लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स कौन कौन सी, एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एमपीएसआई और एमपी जेल पेरी, इन सभी के लिए आपको यहाँ पर फ्री क्लास मिलने वाली है। ठीक है ना, और साथ में आपको सीधे के सीधे टॉप एजुकेटर से इंटरेक्ट करने का भी यहाँ पर मौका मिलने वाला है, वो भी फ्री में। ठीक है, फ्री मॉक टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर कंडक्ट होने वाली है। किसके लिए, एमपीपीएससी 2020 सीरीज, यानी कि एमपीपीएससी की प्रीलिम्स की तैयारी आप यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना, एमपीपीएससी की प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आपको फ्री में पूरा का पूरा मौका मिलने वाला है। 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स में, एनालिसिस बाय टॉप एजुकेटर्स एवरी नाइट 8:30 PM। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इसकी पूरी फ्री में आप यहाँ पर
पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही में आपको करना क्या होगा इसमें, आपको सबसे पहले आपको मैंने बता दिया है अनअकैडमी का जो ऐप है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्नर ऐप। ठीक है, जो लर्नर ऐप है वो आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है। यूज कोड टू अनलॉक फ्री प्लान। इसका जो कोड है, कोड मैंने आपको बता दिया। कोड क्या है, हरदयाल कुशवाहा सॉरी, कैपिटल में जो है हरदयाल कुशवाहा, ये सामने आपके लिखा हुआ है। यही कोड आपको डालना है। उसके बाद में अनलॉक का बटन आपको दबाना है। प्रोसेस ये रहेगी, आपको एमपीपीएससी सिलेक्ट करना है, फिर स्टेट पीएससी को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर एमपीपीएससी व्यापम सिलेक्ट करना है। एमपीपीएससी स्टेट पीएससी, फिर उसके बाद में एमपीपीएससी व्यापम सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में अगला ऑप्शन आएगा, वहां पर आपको रेफरल कोड डालकर, ठीक है ना, फ्री प्लान को अनलॉक करना है। ठीक है, तो ये दिस इज द ऑल प्रोसेस अबाउट द फ्री क्लासेस। ठीक है ना, सो विद द अनअकैडमी you can crack any one of the MPPSC and व्यापम एग्जाम। So let's crack it. Okay? अब आ गया मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन 9वां। मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में गलत कथन अपन को इसमें बताना है। ये ऑप्शन है आपके सामने। महाकौशल की राजधानी जबलपुर थी। दूसरा है बुलढाना अकोला सहित 8 जिलों को तत्कालीन मुंबई राज्य में सम्मिलित कर दिया गया। या फिर सा तत्कालीन संपूर्ण विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिलाया गया। या फिर दा मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील को तत्कालीन राजस्थान को दे दिया गया। तो मेरे मित्रों, इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा ये आपको बताना है। यानी कि इसमें से गलत कथन अपन को ढूंढना है। तो गलत कथन कौन सा है मेरे मित्रों, ये इसका गलत कथन है। ठीक है ना, इसको आप बिल्कुल टिक कर लीजिए। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि गलत कथन क्या है, बुल्ढाना अकोला सहित 8 जिलों को तत्कालीन मुंबई राज्य में मिला दिया। देखिए, मुंबई तो राज्य था ही नहीं। ठीक है ना, उस टाइम बना था महाराष्ट्र। तो ये बिल्कुल गलत कथन है। ये बिल्कुल सही है। महाकौशल की राजधानी उस समय जबलपुर हुआ करती थी। इसी तरीके से तत्कालीन संपूर्ण विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिलाया गया था। बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद में मंदसौर जिले का जो भानपुरा तहसील है, इसको राजस्थान को दे दिया गया। तो दिस इज ऑल्सो द ट्रू पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे मित्रों, इस क्वेश्चन को मैंने पूरी तरीके से आपके सामने एलोबरेट कर दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आ गया अगला प्रश्न। भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल बनते हैं, इसको बिल्कुल रट लीजिएगा आप। एक बार आपको अगर आ गया इसका क्वेश्चन तो कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, ये है ऑप्शन आपके सामने। कितने भागों में बांटा गया है, 5 में, 6 में, 7 में या फिर 8 में। तो मेरे मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा, जरा आप बताइए। देखिए, इसका जो सही उत्तर है अगर देखा जाए तो वो है सा। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। मैं आपको बताता हूं कि मध्य प्रदेश को 7 भागों में कैसे बांटा गया है। देखिए, मध्य प्रदेश 7 भागों में कौन कौन से हैं यहां पर अपन लिखते हैं। ठीक है ना, पहला जो भाग है वो है मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार, ये पहला भाग है। इसी तरीके से दूसरा भाग अपन लिखते हैं। दूसरा भाग जो है वो है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, ये आपको याद करना है। ठीक है, अगर आप ऐसे याद कर लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। तीसरा जो भाग है वो है मालवा का पठार। ठीक है ना, ये तीसरा हो गया भाग। इसी तरीके से चौथा भाग जो है वो है रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार, ये हो गए 4 भाग। इसी तरीके से 5वें भाग में चाहते हैं अपन, तो 5वां जो पठार है वो है नर्मदा घाटी। नर्मदा सोन घाटी बोलते हैं इसको, नर्मदा सोन घाटी। ठीक है ना, 5 हो गए। 6वां भाग कौन सा हो गया, 6वां भाग जो है वो है सतपुड़ा मैकाल। मैकाल की जो श्रेणी है, ठीक है ना, वो कहलाती है 6वां भाग। 7वां जो आखिरी भाग कहलाएगा वो है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार। मित्रों, ये सातों पार्ट आपको याद रखना है। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, ठीक है, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और बघेलखंड का पठार।
उससे पहले अगर जब मध्य प्रदेश के साथ में छत्तीसगढ़ शामिल था, उस समय ये टोटल कितने भागों में शामिल था? जब छत्तीसगढ़ था तो तब ये था टोटल 9 भाग में, ठीक है ना। जब ये छत्तीसगढ़ था तब ये इसके 9 भाग थे, लेकिन छत्तीसगढ़ जब 2000 में अलग हुआ, कब हुआ? 1 नवंबर 2000 में जब छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, तब इसमें टोटल 7 भाग बचे, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का पूरा एलोबरेशन, ठीक है। इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आपको अब नहीं होना चाहिए। तो चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, यहाँ पे मैं आपके लिए जवाब देने के लिए ही बैठा हुआ हूँ। लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने 11वां। निम्न पठारों में से किस पठार का निर्माण, देखिए ये पठार लिखा हुआ है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये पठार लिखा हुआ है, ठीक है ना। किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उदर से निकले हुए लावे से हुआ है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं जहां पर लगेगा वहां पे मैं इंपॉर्टेंट मार्क जरूर कर दूंगा, आपको याद रखना है। तो कौन सा पठार है जिसका के निर्माण ज्वालामुखी उदर से निकले हुए लावे से हुआ है? जो ऑप्शन है आपके सामने, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, या फिर रीवा पन्ना का पठार। तो मेरे मित्रों, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसमें से सही उत्तर होगा मालवा का पठार। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये जो पठार है, इस पठार का निर्माण ज्वालामुखी के उदर से जो लावा निकला, उससे इस पूरे के पूरे पठार का निर्माण हुआ। और ये पठार कौन सा है? ये पठार जो है पश्चिमी क्षेत्र का जो पठार है। पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? देखिए भोपाल, ठीक है ना, भोपाल से लेके ऊपर ऊपर नीमच, सीधी नीमच, और नीमच के बाद में इधर पूरा का पूरा इंदौर डिवीजन, ठीक है ना, इंदौर डिवीजन भी ले लो, पूरा का पूरा क्षेत्र, इंदौर में से जितने आठों के आठों जिले आते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये मालवा के पठार में लगता है। अच्छा, मालवा के पठार में जो सेल पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? वो पाई जाती है डक्कन ट्रैप। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दक्कन ट्रैप जो सेल है ये मालवा के पठार में पाई जाती है। तो मेरे मित्रों, इसके बारे में आपको मैंने पूरी जानकारी इसमें दी, ये पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। कोई भी अगर कमेंट कर सकता है तो कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं उसका बिल्कुल आंसर जरूर दूंगा। चलिए, ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने 12वां। मध्य प्रदेश में तीन प्रमुख जिले कौन से हैं जो कि कर्क रेखा के सबसे समीप हैं? कर्क रेखा के बिल्कुल समीप से हैं। मध्य प्रदेश से कर्क रेखा बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है मेरे मित्रों, ठीक है ना। ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं अंग्रेजी में उसको। तो ये ऑप्शन है आपके, बताना है इसमें कि कर्क रेखा के सबसे समीप वो 3 प्रमुख जिले कौन से हैं। ये तीनों जिलों के ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। इंदौर, जबलपुर, भोपाल, रायगढ़, विदिशा, मंडला, उज्जैन, रतलाम या राजगढ़, या फिर शिवपुरी, छतरपुर या रीवा। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा मेरा मित्रों, ये बताइए आप। इसमें से सही उत्तर जो होगा वो होगा सा, उज्जैन, रतलाम और राजगढ़। ये मेरे मित्रों बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। मध्य प्रदेश से जो कर्क रेखा है बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है, और टोटल ये 14 जिलों को से होके गुजरती है। वो 14 जिले कौन कौन से हैं इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ। वो 14 जिले कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ उसको। रतलाम, ठीक है ना, रतलाम से शुरू होता है। रतलाम के बाजू से लगा हुआ कौन सा जिला है? देखिए उज्जैन, उज्जैन जिला भी लगा हुआ है। उसी से लगा हुआ दूसरा हो गया। तीसरा जो जिला है वो कौन सा है? तीसरा जिला है राजगढ़, ठीक है। राजगढ़ के बाद में चौथा जिला कौन सा है? चौथा जिला हम बताते हैं आपको, वो है शाजापुर। देखिए बिल्कुल उसी के आजू बाजू हम घूम रहे हैं, बिल्कुल पास से होते हुए गुजर रहे हैं, यहाँ से की रेखा गुजरती हुई जा रही है। शाजापुर के बाद में फिर अगला जिला कौन सा है? सीहोर। फिर छठवां जिला कौन सा है? छठवां जिला है भोपाल। फिर भोपाल के बाद में सातवां जिला कौन सा है? विदिशा। फिर आठवां जिला कौन सा है? रायसेन, ठीक है। फिर नवा जिला कौन सा है? नवा जिला है जबलपुर, जबलपुर। 10वां जिला कौन सा है? उमरिया। 11वां जिला कौन सा है? अनूपपुर,
ठीक है, और 11 जिले तो ये हो गए। इसके अलावा और कौन कौन से जिले हैं जिनसे ये गुजरती है, बताएं। 11 जिले तो ये हो गए हैं। इसमें ये अनूपपुर नहीं है मेरे मित्रों, है ना। इसकी जगह पे जो है वो है शहडोल, क्योंकि पहले शहडोल का हिस्सा हुआ करता था अनूपपुर, तो यहाँ पर यह है शहडोल। और उसके बाद में है 12वां सागर, ठीक है ना। 13वां जो हुआ कटनी, और उसके बाद में 14वें नंबर पे आ गया दमोह, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये 14 जिले हैं जहां से कि ये कर्क रेखा होकर गुजरती है। और उज्जैन में जो महाकाल का मंदिर है, ठीक उसके ऊपर से ये रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आपको पता होना चाहिए। तो मेरे मित्रों 12वें क्वेश्चन को मैंने पूरा आपको बताया, इसको आपको ऐसे ही याद रखना है। अगला क्वेश्चन आ गया, ये आ गया 13वां नंबर। किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? देखिए जो ऑप्शन है आपके सामने, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा या फिर बिलासपुर। तो मेरे दोस्तों इसमें से सही उत्तर क्या होगा? देखिए सही उत्तर जो है वो है बिलासपुर। इसमें से पूछा गया है कि ये सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है वो किस जिले में नहीं आती है, तो इसका उत्तर होगा बिलासपुर। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। खंडवा, बैतूल और छिंदवाड़ा, दिस इज द ट्रू। यहाँ से ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला होकर गुजरती है, लेकिन बिलासपुर जो कि कहाँ है, सीजी छत्तीसगढ़ में है, तो यहाँ पर ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं होके गुजरती है। इतना ही आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया मेरे मित्रों, यह है 14वां। शिकार चोटी, जानापावा और धजारी चोटी किस पठार पर स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, या इनमें से कोई नहीं। आ, बा, सा और दा। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा मेरे दोस्तों? देखिए इसमें से जो सही उत्तर होगा वो दा होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें जो शिगार चोटी, जानापावा चोटी और धजारी चोटी हैं, ये कहाँ पर हैं? ये सब चोटियां, ये सारी की सारी चोटियां दक्षिण में स्थित है, ठीक है ना, दक्षिण में है। और ये जो महू का क्षेत्र है, ठीक है ना, शिगार चोटी, जानापावा चोटी और धजारी चोटी, ये इंदौर में जो महू तहसील है, जो कि दक्षिण में, अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के दक्षिण में आती है, ये मध्य प्रदेश के दक्षिण में आती है, और वहां पर ये सारी चोटियां स्थित हैं। देखिए, और अगर यहां पर ऑप्शन होता मालवा का पठार, ठीक है ना, तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर होता, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि इसमें मालवा का पठार नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसमें से इनमें से कोई नहीं होगा सही। अच्छा, इसमें शिगार चोटी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? शिगार चोटी है जो, उसकी ऊंचाई कितनी है, यहीं पे लिखता हूं मैं, 881 मीटर, ठीक है। ऐसे ये बहुत पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना है। इसी तरीके से जानापावा की जो ऊंचाई है वो है 854 मीटर, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से जो धजारी चोटी है, इसकी जो ऊंचाई है ये 810 मीटर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चोटियों की हाइट भी पूछी जाती है, तो शिगार चोटी की ऊंचाई कितनी है, 881, जानापावा की 854, और धजारी चोटी की ऊंचाई जो है ये 810 मीटर है। और ये इंदौर की मऊ के दक्षिण में स्थित है ये सारी चोटियां। और जानापावा पहाड़ी तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, यहीं से नदी का उद्गम हुआ है। कौन सी नदी है? चंबल नदी। चंबल नदी यहीं से निकली है। वो सबसे, मालवा की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? वो है शिगार चोटी, जो कि 881 मीटर ऊंची है, ठीक है। मालवा के पठार की, मालवा क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी शिगार चोटी, ये आपको याद रखना। सेकंड नंबर पे जो आती है वो आती है जानापावा, और थर्ड पर जो आती है वो धजारी आती है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। अब आ गया मेरा मित्रों अगला क्वेश्चन 15वां। मध्य प्रदेश का जो सर्वोच्च शिखर है धूपगढ़, वो किस पठार पर स्थित है? कौन सा पठार है यहाँ पे कि ये धूपगढ़ स्थित है, ये आपको बताना है। और ये है आपके सामने ऑप्शन, मालवा का पठार, सतपुड़ा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, या फिर नर्मदा सोन की घाटी। तो इसमें से मेरे मित्रों कौन सा उत्तर है जो कि सही है?
अगर आपको जानकारी है तो आप कमेंट में बताएं मेरे को। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है सतपुड़ा का पठार। दिस इज द करेक्ट आंसर। जो धूपगढ़ की चोटी है ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची, सबसे सर्वोच्च, लिखा हुआ है ना सर्वोच्च शिखर है ये, सर्वोच्च शिखर है ये, और इसकी जो ऊंचाई है ये है 1350 मीटर। ठीक है ना। और ये सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी, पचमढ़ी में ये स्थित है। और ये कहां पर है पचमढ़ी? ये है होशंगाबाद में, होशंगाबाद में स्थित है ये आपको ध्यान रखना चाहिए। होशंगाबाद जिले में ये स्थित है और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। ठीक है ना। और ये सतपुड़ा श्रेणी में आती है। सतपुड़ा का पठार यानी कि सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है ना, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है ये कौन सी? धूपगढ़ की चोटी। ठीक है ना। और ये धूपगढ़ की चोटी सतपुड़ा श्रेणी की महादेव श्रेणी में आती है, ये आपको याद रखना है। महादेव श्रेणी में आती है सतपुड़ा की श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी ये मेन श्रेणी है और उसकी सब श्रेणी जो कहलाती है वो महादेव श्रेणी कहलाती है। तो मेरे मित्रों इसके बारे में मैंने आपको पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में दे दी। ठीक है, 1350 मीटर ऊंचा है ये, सबसे ऊंचा शिखर मध्य प्रदेश का धूपगढ़ जो कि पचमढ़ी में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन 16वां। धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? देखिए बहुत ही ज्यादा छांट के डेप्थ में क्वेश्चन है, यानी कि आप एक एक पॉइंट को मेरी इस एमसीक्यू सीरीज से क्लियर कर सकते हैं। बहुत ही गहराई में मैंने पूरा का पूरा ये भौगोलिक परिस्थिति पर पूरी की पूरी आपकी एमसीक्यू सीरीज चल रही है। तो यानी कि मध्य प्रदेश का एक एक पार्ट को हम 1 बाय 1 कवर इसमें करते जा रहे हैं। धूपगढ़ की जो चोटी है वो किस श्रेणी, किस पहाड़ी पर स्थित है? ये ऑप्शन है आपके सामने, महादेव पर्वत, राजपीपला, मैकाल पर्वत या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे मित्रों इसमें से जो सही उत्तर है वो क्या होगा? देखिए सही उत्तर जो है वो ऊपर वाला है, महादेव श्रेणी। दिस इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में इसका आंसर बता दिया था और फिर ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तो महादेव पर्वत पर स्थित है ये धूपगढ़ की श्रेणी, धूपगढ़ की पहाड़ी, सॉरी। ठीक है, और इसके बारे में मैं आपको और ज्यादा अब एलोबरेट करने वाला हूं। सतपुड़ा और मैकाल की जो पहाड़ियां हैं ये 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें कौन कौन सी 3 श्रेणियां हैं? देखिए इसमें यहीं पे लिखा हुआ है राजपीपला। राजपीपला ये मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है, राजपीपला। ठीक है ना। और कौन सी श्रेणी है? एक है खुद सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, और तीसरी जो है वो कौन सी है? वो है मैकाल श्रेणी। ठीक है ना। तो ये सतपुड़ा की जो श्रेणी है इसकी सब श्रेणी मैंने आपको बता दिया, महादेव श्रेणी। जो महादेव श्रेणी है वो इसकी सब श्रेणी यानी कि छोटी सतपुड़ा की श्रेणी के अंतर्गत आती है महादेव श्रेणी। और इस महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है धूपगढ़। ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया, महादेव पहाड़ी की प्रदेश की सर्वोच्च चोटी जो कहलाती है वो धूपगढ़ कहलाती है। तो ये क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दे दी। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया मेरे मित्रों 17वां। मध्य प्रदेश के किस पठार में चौपायों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन है आपके सामने, मालवा, रीवा, बुंदेलखंड या फिर बघेलखंड। तो मेरे मित्रों इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा? इसका सही उत्तर, तो इसका जो सही उत्तर है वो है बघेलखंड। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। बघेलखंड का जो पठार है उसमें वन्य, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा वन प्रदेश कहलाता है। बघेलखंड का जो पठार है ये पूरा का पूरा वन प्रदेश कहलाता है मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक अगर वन की सघनता कहीं पे पाई जाती है, सबसे अधिक वन कहीं पाए जाते हैं तो वो बघेलखंड के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर चौपायों की संख्या, ये चौपाया है इनकी संख्या सर्वाधिक होगी, याद रखना। ठीक है, ये क्लियर है। सबसे अधिक वन पाए जाते हैं इस कारण से चौपायों की संख्या बघेलखंड के क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाती है। अब आ गया मित्रों अगला क्वेश्चन 18वां। सिद्ध बाबा की पहाड़ी। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं ये, कांस्टेबल हुआ, एमपीएसआई हुआ, बहुत क्वेश्चन आता है ये वाला। सिद्ध बाबा की पहाड़ी निम्न पहाड़ों में से कहां पर स्थित है? बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, सतपुड़ा की श्रेणी या फिर रीवा पन्ना का पठार। तो मेरे मित्रों
इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? अगर आपको मालूम है तो बिल्कुल बताएं मेरे को, क्योंकि आप भी पक्का है पढ़ाई कर रहे होंगे, डेफिनेटली आप बता सकते हैं इसका आंसर। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का जो पठार है, ठीक है ना, वहां पर स्थित है ये सिद्ध बाबा की सबसे ऊंची पहाड़ी। ठीक है ना, ये बुंदेलखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है सिद्ध बाबा की। इसको बोलते हैं सिद्ध बाबा की चोटी के नाम से भी जानते हैं, सिद्ध बाबा की चोटी, सिद्ध बाबा की चोटी के नाम से भी इसको जानते हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1172 मीटर। ये बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे ऊंची चोटी अगर कोई है बुंदेलखंड के पठार की तो वो है सिद्ध बाबा की चोटी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुआ है, इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिए। सिद्ध बाबा की चोटी, बुंदेलखंड का पठार, सिद्ध बाबा की चोटी, बुंदेलखंड का पठार, 172 मीटर सबसे ऊंची चोटी, ऐसे आपको याद कर लेना है मित्रों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह आ गया अगला क्वेश्चन आपके लिए 19वां। मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें निम्न क्षेत्र में मिलती हैं। पूछा गया है कि गोंडवाना युग की जो चट्टानें मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में मिलती हैं, ये पूछा गया है। सतपुड़ा के क्षेत्र में, मध्य भारत के क्षेत्र में, मालवा के क्षेत्र में, या फिर बुंदेलखंड के क्षेत्र में। ये नहीं है इसमें ऑप्शन। तो ये बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा मेरे मित्रों, बताएं। तो इसमें से जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? वो होगा सतपुड़ा का क्षेत्र। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो सतपुड़ा का क्षेत्र है यहीं पर ये पूरी की पूरी चट्टानें पाई जाती हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश की जो भू संरचना है वो आद महाकल्प जो शैल समूह है, कौन सा? आद महाकल्प, ये आपको याद रखना है, आद महाकल्प शैल समूह। ठीक है, शैल समूह जो है, ठीक है ना, इसके आसपास की मानी जाती है। इसका जो आसपास का क्षेत्र है, इसके आसपास के समय की ये मानी जाती है। आद महाकल्प शैल समूह के आसपास की ये मानी जाती है। तो यहाँ पर जो गोंडवाना युग की जो चट्टानें हैं ये सतपुड़ा के क्षेत्र में पाई जाती हैं। और सतपुड़ा का क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र आता है? बघेलखंड का पठार, जो बघेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार, ठीक है ना, ये जो आता है ये सतपुड़ा में आता है। तो बघेलखंड का क्षेत्र में कौन कौन सी जिले आते हैं? मंडला आता है, डिंडोरी आता है, उसके ऊपर वाला क्षेत्र जो है अपना अनूपपुर और शहडोल, ये पूरा का पूरा बघेलखंड के क्षेत्र में आता है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर गोंडवाना युग की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी पूरी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया? बताइए। पट्टाभी सीतारामैया ने किया, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित रविशंकर शुक्ल ने, या फिर कुंजीलाल दुबे? देखिए ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा है कुंजीलाल दुबे। ठीक है ना, इसको आपको ऐसे ही याद लिखा नहीं था इसलिए मैं लिख रहा हूं कुंजीलाल दुबे। तो बताइए किसने किया था इसका नामकरण? देखिए इसका जो सही उत्तर है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूं, इन मध्य प्रदेश का नामकरण किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इन्होंने इसका नाम दिया था मध्य प्रदेश, या फिर क्या बोला था? हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश के नाम से इनको बोला गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका नाम दिया था। तो ये आपको इसके बारे में जानकारी पूरी यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, अब आ गया अगला क्वेश्चन आपके पास में, ये रहा। ठीक है ना, 21वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है? देखिए मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा को ध्यान रखना है आपको। ये बताइए उत्तरी सीमा में कौन सी नदी है जो कि इसका सीमा बनाती है? ये ऑप्शन आपके सामने, पार्वती, सिंध, काली सिंध, या फिर चंबल। तो मेरे दोस्तों इसमें से जो आंसर सही होगा वो कौन सा होगा सही, या आप मुझे बताएं। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो सा है। देखिए ऊपर नीचे हो गए ऑप्शन, इसलिए इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। चंबल नदी इसका सही उत्तर है। देखिए चंबल नदी कहाँ से निकलती है? चंबल नदी निकलती है इंदौर के महू से, और ये जानापावा की पहाड़ी। ठीक है ना, ये आपको तो क्लियर है, मैंने पहले ही बता दिया है। और ये वहां से होती हुई राजस्थान को क्रॉस करती हुई
मोरेने से बाजू से टच होती हुई ये यमुना नदी में जाके मिल जाती है। ये यमुना नदी की ये सहायक नदी है। तो यमुना नदी कहाँ है? ये उत्तर में है। तो उत्तर की जो बॉर्डर बनाती है वो चंबल नदी बनाती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसी तरीके से अन्य नदियों के बारे में मैं आपको इसमें एलोबरेट करता हूँ कि अन्य नदी कहाँ से निकलती हैं, क्योंकि नदियों के ऊपर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो अन्य जो नदियां हैं उसको मैं अगली कलर से आपको समझाऊंगा तो बढ़िया रहेगा, है ना। तो ये रहा अगला कलर, पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से है? देखिए ये है सीहोर से, ठीक है ना, सीहोर, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग में लगता है। सीहोर से है इसका उद्गम, ठीक है। इसी तरीके से सिंध नदी का उद्गम कहाँ से है? सिंध नदी ये विदिशा में जो सिरोंज है ना, विदिशा में सिरोंज तहसील, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ये विदिशा की सिरोंज तहसील से निकलती है। इसी तरीके से काली सिंध नदी ये देवास, देवास की बागली गांव से, देवास का जो बागली गांव है वहां से इसका उद्गम है। तो इस पर क्वेश्चंस जरूर बनते हैं कि कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, इवन किस किस सिटी से होकर गुजरती है, कौन से शहर से होकर गुजरती है, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस अब आने वाली सीरीज में मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल भी मेरी इस सीरीज को नहीं गवाइए, आपको एक एक क्वेश्चंस बिल्कुल 1 बाय 1 आपको इस एमसीक्यू सीरीज में कवर होने वाला है। डोंट मिस इट, पूरी वीडियो को अंत तक आपको देखना है। तो एक एक फैक्टर्स मैं आपको आपके सामने रखने वाला हूं। और वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो आप इसको लाइक बटन जरूर दबाएं और आगे शेयर भी करें अपने सभी मित्रों को। यह आ गया आपके सामने अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? अगर देखा जाए तो भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का, विंध्य सैल का, दक्कन ट्रैम का, या फिर इनमें से कोई नहीं मेरे मित्रों। तो बताएं इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बार बार आता है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली इसका आंसर जरूर दे पाएंगे। इसका जो सही उत्तर है वो है गोंडवाना लैंड। भूवैज्ञानिक दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है वो गोंडवाना लैंड में आता है, ठीक है ना। गोंडवाना लैंड मैंने आपको बता दिया। बघेलखंड का जो क्षेत्र है वो गोंडवाना लैंड में आता है, और सतपुड़ा, सतपुड़ा का जो क्षेत्र है वो भी गोंडवाना लैंड में आता है। गोंडवाना लैंड कहाँ से बनी? ये जो 33 भू संयति हुई थी 33 सागर में, जो दक्षिणी प्रायद्वीप जब टकराया था और उसके बाद में अवसाद हुआ था और निक्षेप हुआ था नदियों का, तो तब ये गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ था, ठीक है ना। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी पूरा का पूरा समझा चुका हूं। तो इसका मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र है? बघेलखंड का जो क्षेत्र है वो गोंडवाना लैंड कहलाता है। तो इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको यहाँ पर जानकारी दे दी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती हैं? देखिए ध्यान समझिए, धारवाड़ क्रम की चट्टानें पूछा गया है और ये कहाँ नहीं पाई जाती हैं? जबलपुर, बालाघाट, खंडवा या फिर रीवा। तो मेरे मित्रों इसमें से सही उत्तर क्या होगा? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देवें। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है खंडवा। खंडवा इसका बिल्कुल सही उत्तर है। खंडवा में धारवाड़ क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती हैं, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। और बाकी के जितने भी जिले हैं, जबलपुर, बालाघाट और रीवा, यहां पर पाई जाती हैं। तो ऑल दीज आर ट्रू, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा क्षेत्र धारवाड़ क्रम में आता है, जबलपुर, बालाघाट, रीवा वाला क्षेत्र। खंडवा वाला जो क्षेत्र है ये मालवा के क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो दक्षिण में कहलाता है, बुरहानपुर से लगा हुआ है खंडवा, तो ये क्षेत्र, ये वाला जोन बट जाता है अलग क्षेत्र में। क्लियर है? हाँ, ये सतपुड़ा के क्षेत्र में कहलाता है, जो बालाघाट है, जबलपुर है, और रीवा जो है ये विंध्य का क्षेत्र कहलाता है। ये ऊपर पहुंच गया है उत्तर में, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ। क्लियर हो गया ये? तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके लिए? यह आ गया अगला 24वां क्वेश्चन, ठीक है ना। 24वां क्वेश्चन क्या कहता है? मध्य प्रदेश में कुड़ुप्पा, देखिए ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, इसको आपको मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। ये है कुड़ुप्पा। कुड़ुप्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? बीजावर, पन्ना,
छतरपुर या उपरोक्त सभी। ये आपको आंसर बताना है मेरे मित्रों। ये जो ऑप्शन दिए इसमें से कौन सा सही है? तो देखिए इसका जो डी है ये बिल्कुल सही उत्तर है। बीजावर क्षेत्र में पन्ना और छतरपुर ये तीनों क्षेत्र आपस में लगे हुए हैं और ये सभी सही हैं। यहाँ पर कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं और साथ ही साथ में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें ग्वालियर में भी पाई जाती हैं। ठीक है ना, ये भी आपको एक अलग से स्टार बना के मैं बता रहा हूँ, ग्वालियर। ठीक है ना, ग्वालियर में भी कुड़प्पा क्रम की किस्म की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिएगा कि ग्वालियर का अगर ऑप्शन आता है तो आपको इसको भी कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में मार्क कर लेना है। तो चलिए अब पहुंचते हैं अपन इस पहली सीरीज का आखिरी क्वेश्चन पे। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं 25 क्वेश्चन ही लूंगा, तो ये 25वां क्वेश्चन आ गया। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना जाता है? वो कौन सा स्थान है यहाँ पे कि जो पूरी तरीके से पाषाण युगीन नहीं माना जाता है? ग्वालियर, सीधी, मंदसौर या फिर खंडवा? तो मेरे मित्रों इसका आंसर आप मेरे को देवें या नहीं देवें ये बताएं, आप मुझे दे पाएंगे? देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है आ। जो आ है ये इसका सही उत्तर है। मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर का क्षेत्र है ये पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना जाता। ठीक है, जो पाषाण युगीन क्षेत्र है वो सीधी, मंदसौर और खंडवा, ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा पूर्ण पाषाण युगीन क्षेत्र में काउंट किया जाता है। तो ऑल दीज आर ट्रू पार्ट एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा है? ग्वालियर है। तो मेरे मित्रों मैंने इस 25 क्वेश्चंस पहले पार्ट के, ये पहला वीडियो था आपके सामने मैं लेके आया, इसमें मैंने खत्म कर दिए क्वेश्चंस के जो वीडियोस में मैंने आपको एलोबरेट किया। आपको कैसा लगा? आपको पसंद आया वीडियो? वीडियो को आप लाइक जरूर करें और मेरा निवेदन है कि वीडियो को आप आगे भी शेयर करें अपने सभी ग्रुप्स में, जिससे कि अधिक से अधिक जो स्टूडेंट्स हैं जो कि MPPSC, MPSI, मध्य प्रदेश कांस्टेबल, जेल प्रहरी, आने वाला एग्जाम है पटवारी, इन सभी की जब तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए इसका फायदा अवश्य मिले, क्योंकि MPG के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट अबाउट द व्यापम एग्जामिनेशन। तो आप सभी इसकी ध्यान पूर्वक तैयारी करनी है तो लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहें, क्योंकि इसमें मैं 10,000 से अधिक क्वेश्चंस आपके सामने लाने वाला हूं। तो इसलिए आप डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी टू वॉच रेगुलरली। जब भी ये क्वेश्चन आएंगे आपको ये सीरीज बिल्कुल याद आएगी। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, ठीक है ना, जिससे कि जितने भी मैं इसकी वीडियोस लाने वाला हूं उसके आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे और आप लगातार वो सारी वीडियोस जो कि मध्य प्रदेश जीके की हैं वो देख पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं अनअकैडमी के पेड प्लान के बारे में। ठीक है ना, अनअकैडमी में आपको MPPSC और व्यापम्स पे क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो आपको डेली लाइव क्लासेस, ठीक है ना, वन ऑफ द बेस्ट ऐप जो कि आपको डेली लाइव क्लास प्रोवाइड कराता है। ठीक है ना, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप यहाँ पर और साथ में रिवीजन भी मिलता है। लर्निंग एनीवेयर एनी टाइम, कभी भी और कहीं भी आप इससे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एंड्रॉइड पे आपका ऐप रहेगा। इंटरनेट के द्वारा आप इंटरनेट क्लास कनेक्ट होंगे और कहीं पे भी कैसे भी आप इसकी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आपको फ्री प्लान में जो मिल रहा है वो मैंने आपको पहले बता दिया। 500 से अधिक यहाँ पर क्लासेस हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन है ना, फ्री मॉक टेस्ट है, 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, फ्री लाइव क्विज मिलने वाली है जो कि 20 मिनट में 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देने वाली है। ठीक है ना, आपको उसके लिए करना क्या होगा? सबसे पहले तो आपको डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप नाउ, है ना। उसके बाद में आपको कोड यूज करना पड़ेगा। कोड आपको मैंने आपको पहले भी बताया और अभी फिर बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो कोड मिल जाएगा। ठीक है ना, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां से आप कॉपी करके वो कोड यूज कर सकते हैं। कोड है हरदयाल कुशवाहा, ठीक है ना, HARDYALKUSHWAHA, ठीक है ना। हरदयाल कुशवाहा जैसी कोड डालेंगे उसके बाद में बटन अनलॉक को दबाएंगे, आपको फ्री क्लास अनलॉक हो जाएगी। सबसे पहले तो व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग चूज करना पड़ेगा, MPPSC,
फिर स्टेट पीएससी में जैसे जाएंगे आप, आपको एमपीपीएससी व्यापम चुनना पड़ेगा। तो आपको एमपीपीएससी और व्यापम्स के जितने भी एग्जाम है वो पूरे के पूरे जो फ्री क्लासेस है वो पूरा का पूरा आपको अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं प्लस बैचेज पर। प्लस बैचेज जो अनअकैडमी आपको लेके आया है, जिसमें कि आपको ये पूरा का पूरा पेड प्लान है। तो प्लस बैचेज फॉर ऑल राउंडिंग प्रिपरेशन, ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए आपको प्लस बैच ज्वाइन करना होगा। उसमें आपको क्रैक एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020, अभी इसका नोटिफिकेशन आ गया है। आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए चूज योर ओन बैच विच सूट योर प्रिपरेशन बेस्ट। ठीक है ना, आपके प्रिपरेशन को जो बेस्ट करता है वो बैच आप इससे चुन सकते हैं। तो इसमें 60 डेज की लाइव क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें कि रिवीजन मिल रहा है आपको। ठीक है ना, ड्यूरिंग द डे टाइम में आपको रिवीजन है और नाइट में आपको एमसीक्यू सीरीज मिल पाएंगी उसकी। ठीक है, लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैचेस 3 आवर्स टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर लाइव प्रैक्टिस सेशन चलेगा। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग बैचेस हैं, जिसमें कि वीकली 12 सेशन होंगे, जिसमें कि 2 आवर्स डेली सब्जेक्ट वाइज, यानी कि वीक में 12 और 2 घंटे डेली सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे। रिकॉर्डेड बैच लाइव डाउट क्लियरिंग, कंप्लीट रिवीजन एट योर ओन पेस। आप अपने ही स्पीड के मुताबिक अपना जो भी रिकॉर्डेड बैच है उसको आप पढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि हाँ यहाँ तक क्लियर हो गया है तो रोक दीजिए, उसके बाद में फिर आगे बढ़ जाइए। तो जैसे जैसे आपका क्लियर होता जाएगा उतना उतना आप उसको प्ले कर सकते हैं और फिर पॉज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या, रिकॉर्डेड जो पहले से रिकॉर्डेड बैच है उसको भी आप यहाँ पर प्लस बैचेस में देख सकते हैं। ये फ्री वाले में नहीं है, ये प्लस बैच जो होते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन जो होता है उसमें आपको पूरा मौका मिलेगा। फाउंडेशन, प्री एंड मेंस और प्री का जो फाउंडेशन कोर्स है वो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये 29 दिसंबर से ये स्टार्ट हो गया है और एमपीपीएससी 2020 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा मौका है आपको कि प्रीलिम्स बाय मार्च, यानी कि मार्च तक ये पूरा का पूरा आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स की और मेंस की तैयारी आपको करवा देंगे। यानी कि टोटल 90 दिन में आपको मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी करने का पूरा मौका अनअकैडमी में मिलने वाला है 29 दिसंबर, यानी कि कल से ये बैच चालू हो चुका है। प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट एंड, ठीक है ना, फॉर मतलब 20 प्लस प्रीलिम मॉक टेस्ट, यानी कि जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स है उसके 20 से अधिक मॉक टेस्ट यहाँ पर प्रैक्टिस को मिलने वाले हैं आपको। ठीक है ना, 20,000 क्वेश्चंस बैंक हैं जो कि आपको डेली प्रैक्टिस कराएंगी। साथ ही साथ में आपको पीडीएफ रिवीजन नोट्स भी हर क्लास के मिलने वाले हैं। ये एमपीपीएससी मेंस में जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं उनके लिए ये रिवीजन बैच आंसर राइटिंग के लिए स्टार्ट हो गया है ये 29 तारीख को। यानी कि 29 तारीख से प्रीलिम्स का भी है और मेंस का, दोनों के बैच चालू हो रहे हैं। तो आप दोनों को यहाँ से जुड़ सकते हैं और दोनों की तैयारी अनअकैडमी में आपको मिल सकती है। संपूर्ण ज्ञान के नाम से एक रिवीजन कोर्स चालू हो रहा है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का, जिसमें कि आपको मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे। रिकॉर्डेड बैच मिलेंगे यहाँ पर, 270 से अधिक सेशन सभी सब्जेक्ट्स के मिलने वाले हैं। लाइव डाउट क्लियरिंग मिलने वाली है। 28 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट हो गया लाइव वाला। ठीक है ना, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। साथ में फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑलरेडी लाइव है और हर संडे को एक नई लाइव क्लास, लाइव टेस्ट चालू होगा। ठीक है ना, 60 दिन का ये प्रीलिम है जो कि 4 जनवरी को ये बैच चालू होगा संपूर्ण ज्ञान के नाम से। ठीक है ना, तो वांट टू रिवाइज योर ओन पेस, अपने खुद की स्पीड में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करिए। ठीक है ना, डोंट वेट टू एनरोल फॉर रिकॉर्डेड कंप्लीट रिवीजन बैच, यानी कि रिकॉर्डेड जो भी है वो सारी क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है ना, कंप्लीट प्रीलिम्स रिवीजन्स 270 प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, पहले से ही रिकॉर्ड क्लास पड़ी हुई है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। क्लियर ऑल डाउट्स इन द लाइव क्लास 2 आवर डेली, यानी कि सबसे पहले तो आप जो रिकॉर्डेड क्लास है उससे आप पढ़िए। पढ़ने के बाद में फिर आप जो लाइव क्लासेस आती हैं डेली 2 घंटे की, वहां पर उसके डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ये फायदा है आपको इस बैच को ज्वाइन करने का। तो आप ज्यादा देरी ना लगाइए, रेफरल कोड का यूज कीजिए हरदयाल कुशवाहा का, और 10% का डिस्काउंट उससे मिलेगा आपको। यू विल गेट द पेड सब्सक्रिप्शन एंड यू विल गेट द 10% डिस्काउंट। ऑलरेडी यू आर इन द मिडिल रिवीजन, यानी कि पहले से आप पढ़ चुके हैं और रिवीजन के मध्य में हैं, तो आपके लिए संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 आई है। देन एनरोल
for doubt clearing live sessions and give your full preparations a boost। ठीक है, ये जो चालू होगी ये 29 दिसंबर से है। वीकली 12 सेशंस हर सब्जेक्ट का मिलने वाला है। यहाँ पर आपको मिलने वाला है एमपीजी के इकोनॉमिक्स एवरी मंडे एंड ट्यूसडे, इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री ट्यूसडे एंड फ्राइडे, जियोग्राफी सोशल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे। तो बूस्ट योर रिविजन बाय द लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। ठीक है ना, तो ये सब चीजें आपको अनअकैडमी बहुत ही प्यारे प्लान्स में देना है। ठीक है, और यहाँ पर मेगा बैच स्टार्ट सून, तो सब्सक्राइब कीजिए फटाफट, वो हो जाएगा 29 दिसंबर से ही चालू होने वाला है। फाउंडेशन बैचेज है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का और मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का। तो ज्यादा देर ना लगाइए, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं इसको, और जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं 2020 की वो इसमें फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं। टॉप्स की फैकल्टी, लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट, वीकली एंड मेगा क्विजेस, ऑल दीज आर फैकल्टीज हु आर टीचिंग अबाउट द एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस। तो डोंट गेट डिले एंड गेट रजिस्टर्ड अबाउट अनअकैडमी ऐप। आर यू थिंकिंग starting preparing for the MPPSC, then don't miss the chance to enroll 10-month foundation batch prelims courses complete by the March and learn with the top educators। ठीक है, तो don't get delay, ज्यादा समय न लगाइए, सारे के सारा MPPSC क्रैक करने का पूरा मौका आपको अनअकैडमी दे रहा है। ठीक है ना, फॉर स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर द एमपीपीएससी मेंस, जो एमपीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 35 दिन का ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कोर्स अभी चालू करने वाला है स्वप्न पूर्ति के नाम से। तो क्लियर प्रीलिम्स, जिन्होंने की प्रीलिम्स क्लियर की है, फुलफिल योर ड्रीम विद द अनअकैडमी स्वप्न पूर्ति कोर्स, कंप्लीट एमपीपीएससी मेंस प्रिपरेशंस विद द आंसर राइटिंग इन 35 डेज। 35 दिन में आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का पूरी की पूरी तैयारी अनअकैडमी आपको करवाने वाला है, सारे के सारे टॉप फैकल्टी के द्वारा। तो ज्यादा देर ना लगाइए। टॉप फैकल्टी कौन कौन है? शुभम गुप्ता जी, अभिषेक कुमार सिंह जी, हरी सिंह राजपूत जी, अमित शुक्ला जी, सभी को हर सब्जेक्ट पर महारत हासिल है, जो कि आपको पूरे की पूरी पढ़ाई करवाने वाले हैं, आंसर राइटिंग करवाने वाले हैं, प्रीलिम्स की तैयारी करवाने वाले हैं। करना क्या है? हाउ टू गेट द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, एमपीपीएससी व्यापम चूज करना है, देन उसके बाद में प्लस में जाना है। प्लस में जैसे जाएंगे यू विल गेट द गेट सब्सक्रिप्शन बटन, तो इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे then you will go to the next options, there you will get MPPSC and व्यापम subscription, choose your own plan and proceed it। कोई सा भी आप प्लान चूज कीजिए, देन उसके बाद में आप ये रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा जैसे यूज करेंगे you will get 10% डिस्काउंट ऑफ द एडमिशन फीस। फिर यहाँ पे आपको इस बटन को प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद में you will get the 10% डिस्काउंट। तो डाउनलोड, hurry up, download the Unacademy app now and crack MPPSC and व्यापम एग्जामिनेशन। जितने भी एग्जाम है MPPSC और व्यापम के जितने भी एग्जाम है और MPPSC प्रीलिम्स या मेंस हो, उनके लिए आपको वन ऑफ द बेस्ट ऐप मिल रहा है। ठीक है, तो लेट्स क्रैक इट विद द Unacademy।